ये जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का विषय है, ये राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह मानव जीवन को प्राप्त इसके जन्मसिद्ध अधिकारों में से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपके माध्यम से भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2010 एंड रेगुलेशन 2012 पर यह परिचर्चा आयोजित की गई है। महोदय, अभी जो वर्तमान में अगर मैं गढ़वा जिले की बात करूं और थोड़ा झारखंड प्रांत की मैं बात करता हूं, मैंने एक आरटीआई ऑल इंडिया लेवल पर हेल्थ डिपार्टमेंट को फाइल किया था। उसका एक लेटर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव के पास गया। महोदय, दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड सरकार के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वह क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के मान्यताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। और ये मेरे पास इसका लीगल एविडेंस है और उस पर कई जिलों के सिविल सर्जन के भी साइन है। दुर्भाग्य है कि गढ़वा के सिविल सर्जन महोदय उसकी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा विषय, महोदय, कोरोना काल के समय में गुजरात के अहमदाबाद में आगजनी की घटना हुई थी और उसी समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सुमो मोटो केस के रूप में जो है उस विषय को ग्राह्य किया गया था। महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या वो सरकारी अस्पताल हो, इन दोनों का समय समय पर सेफ्टी ऑडिट कराने का डायरेक्शन सख्त शब्दों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। मैंने इस विषय को लेकर भी झारखंड सरकार के यहाँ आरटीआई डाला था। दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड के किसी भी जिले में यह सेफ्टी ऑडिट नहीं की गई है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्य और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। अभी हमारे भाई साहब ने वेंटिलेटर के विषय में बोला। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा सरकारी विभाग इतना झूठ बोलता है कि मैंने एक कंप्लेन केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया को फाइल किया था। मेरे पास उसका रिटन सबमिशन है। उसमें उसके अस्पताल उपाधीक्षक का और अभी अस्पताल उपाधीक्षिका भी है, इन्हें भी पता होगा, इनका भी सिग्नेचर किया हुआ है और पूर्व के सीएस का भी सिग्नेचर किया हुआ है। इन्होंने मुझे लिखित में प्रॉमिस किया था कि विदिन 1 मंथ वो वेंटिलेटर को चालू कर देंगे, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के द्वारा जो है सदर अस्पताल को करोड़ों रुपए में दिए गए थे, वह इसको चालू कर देंगे और वहां जो ये ऑक्सीजन प्लांट है उसको भी, जो खराब पड़ा हुआ उसको भी 1 महीने में चालू कर देंगे। तो दुर्भाग्य का विषय है महोदय, ये अधिकारी होते हुए भी इन्होंने मुझे मिथ्या प्रतिवेदन दिया है। पुनः श्रीमान से एक और बात मैं महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहूंगा कि अभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के विषय में हमने केवल चिकित्सकों और चिकित्सालयों के विषय में बात की, लेकिन जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी ओर मैं श्रीमान का ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूंगा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसमें एक रूल्स भी बना हुआ है 2012। रूल्स जो 2012 बना हुआ है उसके सेक्शन HA में स्पष्ट लिखा हुआ है। जो आपने इस विषय को थोड़ा अल्प कहा, लेकिन वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चिकित्सक हैं वो विभिन्न प्रकार के जांच प्रतिवेदनों, पैथोलॉजिकल जांच प्रतिवेदनों के आधार पर ही वो अपने चिकित्सक कार्यों को या फिर जो भी चिकित्सकीय औषधि है उसको जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो महोदय, मैं भी इसका भुक्तभोगी रह चुका हूँ और कई लोगों से मिल चुका हूँ कि यहाँ पर ये मामला जो है गुजरात में कई ऐसे पैथोलॉजी सेंटर गुजरात हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि नहीं, ओनली ऑथराइज्ड एंड एमबीबीएस जो है वो मेडिकल जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उस पर सिग्नेचर करेगा। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए। मैंने वो कॉपी श्रीमान को भी उपलब्ध कराई, अभी मेरे हाथ में उस सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने रेगुलेशन में भी पास किया है कि किसी भी परिस्थिति में एमबीबीएस इन पैथोलॉजी से नीचे कोई भी पैथ लग के रिपोर्ट में साइन नहीं करेगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में शायद ही कोई, मैंने
आरटीआई भी श्रीमान महोदय को क्या फाइल किया था, ये भी नहीं जवाब दे पाए कि इनके गढ़वा जिले में कितने रजिस्टर्ड पैथोलॉजिस्ट हैं, कितने रजिस्टर्ड एमबीबीएस पैथोलॉजिस्ट हैं, जो कि जो है इस प्रकार के जो है जो ये नैतिक स्थापन जो ये पैथोलॉजी को लेकर है वो चला रहे हैं। यानी कि जो इस एक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग अथॉरिटी है और जो सिविल सर्जन है जिनके पास ये अधिकारिता और जिनको उत्तरदायित्व दी गई है, उन्हीं के पास ये डॉक्यूमेंटेशन, ये जानकारी नहीं है कि उनके क्षेत्र में इतने अवैध पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हैं। महोदय, अस्पताल अच्छे बना दें, डॉक्टर साहब अच्छे बैठे, लेकिन श्रीमान मैं इसका साक्षी हूं कि यदि एक भी पैथोलॉजी रिपोर्ट अगर गलत हो जाती है तो व्यक्ति की मौत होती है, उसका जीवन, उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अस्पतालों पर नियमों का पालन कराने से पहले ऐसे पैथोलॉजी सेंटर, आपने महोदय कहा कि छोटे छोटे दुकान में खुले हैं, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं गढ़वा टाउन की बात करूंगा कि अरे उतने सस्ते तो महोदय जो है चिड़िया बादाम और जो बेचते हैं बादाम भुंजा, वो ठेले वालों के सामान से भी ज्यादा सस्ते हो गए पहले पैथोलॉजिकल रिपोर्ट। आप जाइए, ब्लड लेंगे, वो इंटर पास है, मैट्रिक पास है, 10वां पास है, कोई पता नहीं, ब्लड लिया, हम जो है एक किट में डाला, मशीन में लगाया, मशीन जो है 2-4-10 मिनट इधर घुमा निकाला, और सबसे सौभाग्य का विषय है, वैसे दुर्भाग्य नहीं मानूंगा, उनको सौभाग्य का विषय है कि जो 4 और 5 वर्षों में बड़े मेडिकल कॉलेजों में पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, ये 9वीं 10वीं पास है और ये अनऑथोराइज्ड व्यक्ति एज ए मेडिकल डॉक्टर उसके नीचे साइन कर दे रहे हैं। और उससे भी हास्यास्पद विषय है कि ये एमबीबीएस पढ़े हुए डॉक्टर, ये स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड डॉक्टर, ये नेशनल मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड डॉक्टर धड़ल्ले से उस रिपोर्ट के आधार पर जो लोगों को दवाइयां लिखते हैं। तो जितने बड़े वो दोषी हैं, उतने बड़े ये भी एमबीबीएस दोषी हैं। क्या आपने ऑथेंटिकेशन लिया, पूछा कि आप भाई साहब आप जो है आप कहां से ये रिपोर्ट बना कर रहे हैं, ये किस पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ने, किस एमबीबीएस ने जो ये पैथोलॉजिकल रिपोर्ट जो है रेकमेंड किया है। और मैं बताना चाहता हूं महोदय कि बहुत ऐसे अधिकांश एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो अपने क्लिनिक में प्राइवेट लैब इलीगली चला रहे हैं, प्राइवेटली जो है मेडिसिन के दुकान खोले हुए हैं। महोदय, ये आपने सही कहा कि चिकित्सक भगवान होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है इस कलयुग में वो भगवान जो है ना वो शैतान का रूप ले लिया है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं रहता ना महोदय, तो आपने सही कहा, मैं खुद इस बात का साक्षी हूँ। ऑर्किड हॉस्पिटल में जब मेरी भाभी का इलाज हो रहा था, एक सामान्य से इलाज के लिए उसने जो है 2.5 लाख रुपए जो है डिमांड किए, और जब मैंने केस किया उस मामले में, तो जो उसने पूरे रेट चार्ट दिए, केवल मात्र 60,000 रुपए उसके खर्च थे, लेकिन वो मौखिक जो है बिल दे दिया। आपने सही बोला, ये कोई भी लोग मेडिकल एथिक्स का पालन नहीं करते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स एक्ट बनाया है, एक एथिक्स बनाया है, जो कि जो भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है या जो भी डॉक्टर हैं अपने सामने वो डालेंगे कि एक पेशेंट्स के क्या राइट्स हैं। मैं यहाँ सभी चिकित्सक से मैं चुनौती देकर पूछना चाहता हूँ कि कोई भी एक ऐसा चिकित्सक हो जो कि अपने जो अपने एस्टैब्लिशमेंट के सामने ऐसा कोई पेशेंट से डॉक्टर जो है पेशेंट से जो है डॉक्टर्स राइट का जो है कोई वहां पर बड़ा सा बोर्ड लगाया हो। मैं चुनौती दे रहा हूँ, किसने लगाया है वो बता के दिखा दे। कोई नहीं लगाया है महोदय, क्योंकि ये चूंकि प्रोफेशनल हो चुके हैं। तो मेरा आग्रह है महोदय कि जो भी यहाँ पर अवैध रूप से क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के विरुद्ध में लैब चल रहे हैं, उनके प्रति कोई दया मत दिखाइए महोदय, क्योंकि अगर जान चल जाएगा ना तो दोबारा नहीं आएगा, और किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि मरने वाले के बाद उसको लाश से जिंदा खड़ा कर दे। इसलिए मेरा आग्रह है महोदय कि ऐसे जो अवैध पैथोलॉजिकल लैब गढ़वा में धड़ल्ले से चल रहे हैं, जो केवल मात्र कंप्यूटर में एक डेटा सेव करते हैं और केवल नाम चेंज करके उस डेटा को आपके सामने दे देते हैं, और हमारे डॉक्टर साहब उस डेटा के आधार पर जो है दवाइयां लिख देते हैं, और होता क्या है कि मरीज उससे संक्रमित हो जाते हैं। तो मेरा आग्रह है कि ऐसे जो अवैध रूप से पैथोलॉजिकल लैब है उस पर कार्रवाई हो, और यह विषय केवल कार्यशाला तक नहीं, यह प्रभावशीलता के साथ धरातल पर दिखे, ऐसा मेरा निवेदन है। कठिनता का क्षमा